हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम विराम चिन्हों के बारे में डिस्कस करेंगे। विराम चिन्हों से बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसकी व्याख्या को भी समझेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ ठहराव होता है। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य भावों की अभिव्यक्ति के लिए, कहीं कम समय के लिए तो कहीं ज्यादा समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में क्लैरिटी आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। यदि विराम चिन्ह का उचित तरीके से प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने अभी एक एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं, आप उससे समझ पाएंगे कि विराम चिन्हों का क्या महत्व है। ये देखिए, आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये सेंटेंस दोनों एक जैसे हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, लेकिन इनमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। पहले में हमें विराम चिन्ह रोको के बाद देखने को मिल रहा है और दूसरे में हमें रोको मत के बाद देखने को मिल रहा है। यहाँ का अगर हम अर्थ निकालें तो रोको मत जाने दो, इसका मतलब हुआ कि इनको रोक लीजिए, इनको जाने मत दीजिए। जबकि दूसरे सेंटेंस का मतलब अलग हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है कि रोको मत, इनको रोकिए मत, इनको जाने ही दीजिए। तो हमने देखा कि सेंटेंस तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर विराम चिन्ह इस्तेमाल करके इनका अर्थ बदल दिया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि विराम चिन्हों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारी हिंदी में। इन्हीं विराम चिन्हों के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के ये विराम चिन्ह होते हैं, कैसे होते हैं और ये कैसे दिखते हैं और इनका सही प्रयोग क्या है। इनको हम एमसीक्यूज के माध्यम से भी करेंगे और इनको प्रॉपर तरीके से व्याख्या सहित समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि विराम चिन्ह कैसे दिखते हैं और ये कौन-कौन से होते हैं। विराम चिन्हों में हम बात करेंगे इसमें अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और ये कैसे दिखते हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है अल्पविराम। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, उसमें हमने अल्पविराम का ही इस्तेमाल किया था, जो कि अल्पविराम इस प्रकार होता है। अर्धविराम, अर्धविराम हमारा इस तरह का होता है। अपूर्ण विराम या उपविराम, कॉलन जिसको कहते हैं, वो हम ऐसे बनाते हैं। पूर्ण विराम आप सब जानते हैं, ये पूर्ण विराम होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है। विस्मय बोधक सूचक चिन्ह या विस्मय चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हम विस्मय बोधक चिन्ह को इस प्रकार बनाते हैं। विस्मय बोधक के बाद अवतरण चिन्ह, इसको हम उद्धरण चिन्ह या उपविराम, इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में, इकहरा और दुहरा। इकहरा आप सब जानते हैं, इस तरह का होता है और दोहरा इस तरह का होता है। इनके अंदर कुछ सेंटेंसेस या कुछ वाक्य होते हैं। योजक चिन्ह, समास चिन्ह जिनको हम कहते हैं हाइफ़न, ये हमारा इस तरह का होता है। 2 शब्दों के बीच में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे माता-पिता, तो माता और पिता के बीच में हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? आग और पानी जब अपोज़िट इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड, तब भी हम योजक चिन्हों का ही इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि इनके बारे में हम आगे चल कर के प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चिन्ह किस प्रकार के दिखते हैं। निर्देशक यानी डैश, इसको हम इस प्रकार बनाते हैं। विवरण चिन्ह, जिसको हम कोलन और डैश ये दोनों कहते हैं, तो विवरण चिन्ह हमारा बनता है कुछ इस प्रकार का, जिसमें कि हमारा डैश भी इस्तेमाल हो रहा है और ये उपविराम जिसको कोलन हमने कहा था, ये भी इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट, हंस पद, जिसको हम विस्मरण या तर्कपूर्वक चिन्ह भी कहते हैं, कैरेट, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमसे कोई चीज़ छूट जाती है या फिर वो गलत हो जाती है, तब हम वहाँ पर इस प्रकार का एक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। संक्षेपण या लाघव चिन्ह, एब्रिविएशन, ये एब्रिविएशंस में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमें शॉर्ट में लिखना होता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर, तो डॉक्टर पूरा ना लिख करके हम डा के आगे कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना देते हैं, तो वो एब्रिविएशन में यूज़ होता है, जिसको हम लाघव चिन्ह भी कहते हैं। तुल्यता सूचक या समता सूचक इक्वल, ये तो आप सब जानते हैं, इक्वल ये होता है। इसके बाद है कोष्टक ब्रैकेट। ब्रैकेट आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रैकेट हमारे ये ब्रैकेट होता है और ये ब्रैकेट होता है और ये ब्रैकेट होता है।
लोप चिन्ह, लोप चिन्ह यानी मार्क ऑफ ओमिशन। लोप चिन्ह हमारा इस प्रकार का होता है, डैश डैश डैश, यानी लोप चिन्ह हमारा तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें कोई चीज़ ऑलरेडी पहले पढ़ा दी गई होती है, वो सेंटेंस हम दोहराने की जगह इस प्रकार लिख देते हैं या फिर खाली स्थान छोड़ देते हैं। क्वेश्चन जब पूछा जाता है खाली स्थान छोड़ करके, तो वो लोप चिन्ह के थ्रू पूछा जाता है। इतिश्री समाप्ति सूचक चिन्ह, जब किसी भी चैप्टर को समाप्त किया जाता है, लास्ट में हम इस प्रकार का एक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इतिश्री या फिर समाप्ति सूचक चिन्ह, फिनिश मार्क भी कहते हैं। विकल्प चिन्ह, विकल्प चिन्ह आप सब जानते हैं, ऐसे करके होता है। जब भी आप नोटिफिकेशन पढ़ते होंगे किसी भी जॉब के रिगार्डिंग, तो वहां पर कुछ डिग्रियां दे रखी होती हैं, उनमें लिखा होता है कि ये डिग्री चाहिए स्लैश, या फिर ये डिग्री स्लैश ये वाली डिग्री, तो वहीं पर ये विकल्प चिन्ह इस्तेमाल होता है। इसको हम विकल्प चिन्ह भी कहते हैं। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह हमारा इस तरह का होता है। ये कौन-सा चिन्ह है? याद रखेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये पुनरुक्ति चिन्ह है और ये वो वाला चिन्ह है, आपने इस्तेमाल इसका किया होगा, जब हम किसी सेंटेंस को यूज़ करते हैं और फिर नीचे वही सेंटेंस सेम हमें लिखना होता है, तो हम सेम न लिख करके उसके नीचे ये पुनरुक्ति चिन्ह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही चीज़ हमारी रिपीट हो जाती है, ठीक है? संकेत चिन्ह, स्टार मार्क, संकेत चिन्ह हमारा स्टार ऐसे होता है। पे हमें संकेत दिए जाते हैं, यानी अगर कभी कोई चीज़ मैंडेटरी होती है, तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि ये चीज़ मैंडेटरी है, अनिवार्य है, तो वहाँ पे इस तरीके का साइन बना देते हैं। योग चिन्ह, योग आप जानते ही हैं, प्लस वाले साइन की बात हो रही है। यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि ये चिन्ह किस प्रकार के दिखते हैं और कौन-कौन से चिन्ह हैं, तुल्यता सूचक है, समता सूचक है, संक्षेपण है, लाघव है, इन सब के बारे में हम आगे चल कर के डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में और एमसीक्यूज़ के माध्यम से मैं आपको ये सभी चिन्हों को समझाना चाहता हूँ, ये क्या-क्या होते हैं। जब ज़रूरत होगी, तो वहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं अल्पविराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। बताइए। जब आप वाक्य को समाप्त करते हैं और समाप्त करने के बाद एक साइन का यूज़ करते हैं, उस साइन को हम क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा पूर्ण विराम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पूर्ण विराम कैसा दिखता है, जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया है। तो पूर्ण विराम हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। इनमें से आपको बताना है कि पूर्ण विराम का कैसा चिन्ह दिखता है? बताइए, ऑप्शंस हैं आपके, पूर्ण विराम आपको बताना है। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका पूर्ण विराम होगा हमारा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर 2 बातें समझने वाली हैं, जैसे कि पूर्ण विराम का इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ करते हैं। एक तो जब हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ में आप याद रखेंगे कि जब हम कभी काव्य में दोहा पढ़ते हैं, सोरठा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, इन चरणों के अंत में हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एग्ज़ाम्पल यानी उदाहरण यहाँ पे लिख देते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई। इसके बाद आप यहाँ पर पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए और इसके बाद भी आप फुल स्टॉप, जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि पूर्ण विराम कैसा दिखता है और इसके अलावा दोहा, सोरठा, चौपाई, इनके बाद भी हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ आप याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु का जब हम वर्णन करते हैं, तब भी हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बड़ी-बड़ी आँखें, जैसे बड़ी-बड़ी आँखें। अब इसके आँखों के बाद हम यहाँ पर पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे काला बदन, यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब हम किसी व्यक्ति का, वस्तु का हम वर्णन करते हैं, अब वो सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम उसका वर्णन करते हैं, तो वर्णन सेंटेंस के बाद
हम वहाँ पे पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। तो 2 बात हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको बता दी। अगर आप चाहें तो मैं तीसरी बात और बता देता हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम इस्तेमाल होता है। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह जब होते हैं वहाँ पर, जैसे क्या, क्यों, कैसे, इन सब का अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जा रहा हो। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखें तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर कहाँ अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया गया है। उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई कि पूर्ण विराम का इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे बाहर जाना है, चिन्ह को पहचानिए। बहुत ही आसान आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, लाघव चिन्ह। मुझे बाहर जाना है, इसके बाद चिन्ह लगाया गया है पूर्ण विराम। आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। नेक्स्ट, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएँ, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसने लिखा और फिर ये क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे ऑप्शंस हैं योजक, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, मतलब वाक्य जो है कंप्लीट हो जाए और विचार के तार टूट जाएँ, मतलब विचार खत्म हो जाए, तभी तो हम वहाँ पे वाक्य को कंप्लीट समाप्त कर देते हैं। तो वही इस्तेमाल किया जाता है हमारा पूर्ण विराम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? और आपके ऑप्शंस हैं अल्पविराम, अर्धविराम, योजक और कोष्ठक। यहाँ पे आप पूर्ण विराम अगर सोच रहे हैं, ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति यानी उसको रिपीट अगर हो जाते हैं वो, तब हम किन विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि योजक चिन्ह कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले हम ये बता देते हैं आपको कि योजक चिन्ह को हम संबंध चिन्ह भी कहते हैं। क्योंकि 2 जब शब्द लिखे जाते हैं और उनमें रिलेशन होता है, तभी तो हम उनके बीच में योजक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, दोनों के बीच संबंध होने के कारण। इसीलिए हम उसको संबंध चिन्ह भी कहते हैं। 2 शब्दों को जोड़ने वाले, जैसे कौन-कौन से शब्द? सुख-दुःख, सुख और दुःख। आप देखें कि सुख और दुःख में क्या है? संबंध है। इसीलिए यहाँ पे हमने इस योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया और इसीलिए हम इसको संबंध चिन्ह भी कहते हैं। सुख-दुःख, माता-पिता, माता-पिता, यहाँ पे योजक चिन्ह इस्तेमाल हो रहा है। प्रेम सागर, यहाँ पे योजक चिन्ह इस्तेमाल हो। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि योजक चिन्ह ये हमारा द्वंद्व और तत्पुरुष समास में भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए इस योजक चिन्ह को हम समास चिन्ह भी कहते हैं। बात ठीक है? योजक चिन्ह को हम समास चिन्ह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि योजक चिन्ह हमारा द्वंद्व और तत्पुरुष समास के बीच में इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ गई इतनी? आगे मैं आपको और एग्ज़ाम्पल्स बताऊँ, जैसे पूर्वोक्त शब्दों के बीच में प्रयुक्त होता है। जो शब्द बार-बार इस्तेमाल यानी दोबारा इस्तेमाल हो रहे हों, रिपीट हो रहे हों, वहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल बहुत सुना होगा आपने पात-पात, डाल-डाल, सुना है? पात-पात के बीच में हमने क्या कर दिया? योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया, पात-पात, डाल-डाल, धीरे-धीरे। इनके बीच में भी हम क्या कर रहे हैं, योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये योजक चिन्ह है बीच में, धीरे-धीरे। ये शब्द बिल्कुल ऐसे के ऐसे रिपीट हुआ, तब भी हमने योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया और इस शब्द या इस शब्द के बीच में संबंध हुआ, तब भी हमने यहाँ पर संबंध चिन्ह या योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया। जैसे सुख-दुःख, माता-पिता, प्रेम सागर, ठीक है? अगला,
और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जैसे तुलनावाचक। तुलनावाचक शब्द कौन-कौन से हैं? शा, सी, से। जैसे वो उससे बड़ा है ना? वो उससा दिखता है। इस तरह के जब शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भरत सा भाई, भरत सा भाई। आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि भरत के बाद योजक चिन्ह है और फिर सा है। यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लग रहा है, सा और भाई के बीच में। ठीक है? इतना याद रखेंगे। हो सकता है कि वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन बना करके पूछ ले, एरर में पूछ ले, तब आप याद रखेंगे कि भाई और सा के बीच में योजक चिन्ह इस्तेमाल नहीं हो रहा, भरत, सा, भाई। तो भरत और सा के बीच में हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। यशोदा सी माता, यशोदा सी माता। यहाँ पर भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। ठीक है? इसके अलावा अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच जैसे 1 तिहाई, 1 चौथाई, 2 तिहाई इस तरीके से 2 तिहाई बहुमत जब हम इस्तेमाल कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में, तो 2 तिहाई अगर हमें लिखना हो, तो वहाँ पर भी हम योजक चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल 1 तिहाई तो 1 के बाद योजक चिन्ह लगाएँगे और तिहाई लिखेंगे। ठीक है? 2 तिहाई 2 के बाद योजक चिन्ह लगाएँगे और तिहाई लिखेंगे। 2 तिहाई, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा योजक चिन्ह का इस्तेमाल विलोम शब्दों के बीच में भी किया जाता है। अब विलोम शब्द के एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे आना-जाना, आना-जाना। यहाँ पे आना है और इसका जस्ट अपोज़िट जाना है। तो जब विलोम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तब भी हम योजक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उसके बीच में। योजक चिन्ह कह लीजिए, संबंध चिन्ह कह लीजिए या समास चिन्ह कह लीजिए, बात एक ही है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जब हम सार्थक और निरर्थक शब्दों को लिखते हैं, तो उनके बीच में हम हमेशा योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। सार्थक और निरर्थक कैसे? सार्थक तो होते हैं जो सही शब्द हैं, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे अनाप-शनाप। तो अनाप का तो अर्थ होता है बट उसी की राह में हम अनाप और उसी की राह में हम बोल देते हैं शनाप, शनाप। जैसे उल्टा-पुल्टा, तो उल्टे का तो मतलब है ना उल्टा, अपोज़िट उल्टा, लेकिन पुल्टा क्या होता है? इसका कोई मतलब नहीं होता। तो सार्थक और निरर्थक इनके बीच में भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि तुम कुछ काम-वाम करते हो कि नहीं? तो काम और फिर योजक चिन्ह और फिर बाम। तो बताइए काम का तो मतलब है वर्क, लेकिन बाम का अर्थ क्या है? कुछ नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर योजक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया कि योजक चिन्ह, इसको हम संबंध चिन्ह, इसको हम समास चिन्ह भी कहते हैं, चूँकि ये समास में भी इस्तेमाल होता है और वो समास कौन-सा बताया मैंने आपको? तत्पुरुष समास। ठीक है? कौन-सा समास? तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। जब ये समास आते हैं तब हम यहाँ पे योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारा इसका नाम समास चिन्ह भी हो गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब हम जो संबंधित शब्द होते हैं, उनको लेते हैं तो उनके बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं, सुख-दुःख, माता-पिता, प्रेम सागर, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हमारे वर्ड यानी शब्द रिपीट होते हैं, दोहराए जाते हैं, पुनरुक्ति होती है, तब हम यहाँ पे योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पात-पात, डाल-डाल, है ना? और धीरे-धीरे, बात क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हम तुलना करते हैं, भरत सा भाई, तो सा, सी, से इस तरीके का जब इस्तेमाल किया जाता है पर किसके लिए? तुलना के लिए, तब वहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे भरत सा भाई, यशोदा सी माता, ठीक है? याद रखेंगे सा, सी इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद हम सा, सी से पहले हम क्या करेंगे? योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि जब हम संख्याओं के अंश लिखते हैं, जैसे 1 तिहाई, 2 तिहाई, 2 चौथाई, इस तरीके का जब हम लिखते हैं, तो वहाँ पे 1 के बाद हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 के बाद हमने योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया। जब हम जस्ट अपोज़िट वाला शब्द लिखते हैं, जो हमने अभी शब्द लिखा, उसके जस्ट अपोज़िट वाला शब्द हमें लिखना है, तब भी हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया आना-जाना, ठीक है? ऊपर-नीचे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? योजक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया कि जब हम सार्थक और निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कि पहले का तो अर्थ है बट दूसरे का कोई अर्थ नहीं है, हमने राह में उसको बोल दिया, ठीक है? जैसे काम-वाम, उल्टा-पुल्टा, अनाप-शनाप, तो शनाप का कोई मतलब नहीं है। उल्टा का मतलब है लेकिन पुल्टा का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं। चाय-वाय,
चाय पीते हैं तो बोलते हैं कि चाय-वाय बना लीजिए, तो वाय का कोई मतलब नहीं है, जबकि चाय का मतलब होता है। इस तरीके के शब्दों को भी हम किससे अलग करते हैं? योजक चिन्ह से। आई होप आपको योजक चिन्ह समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर किया जाता है। अब इससे संबंधित कितने भी एमसीक्यूज़ बना लिए जाएँ, आप उसको कर लोगे। ठीक है? याद रखने वाली बात मैंने आपको बता दी कि इनके कहाँ-कहाँ पे योजक चिन्ह लगाते हैं। 1 तिहाई के बीच में लगेगा, यहाँ पे स से पहले लगेगा। यशोदा, सी माता तो यानी यशोदा और उसके बाद योजक और फिर सी माता। सी के बाद आपको नहीं लगाना है कि सी माता के बीच में नहीं लगाना है, इससे पहले लगाना है। तो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संज्ञा की द्विविरुक्ति हो तो उनके बीच कौन-सा चिन्ह रहता है? और आपके ऑप्शंस हैं अवतरण, योजक, कोष्ठक, निर्देशक। बहुत ही आसान आपसे पूछा गया है और आसान इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया है कि वो क्या होता है जब हम संज्ञा की द्विरुक्ति अगर जब होती है, तो वहाँ पे हम कौन-सा इस्तेमाल करते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक। योजक चिन्ह ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह आपको बताना है, पहचानना है। शुरुआत में मैंने आपको सभी चिन्ह कैसे दिखते हैं, वो मैंने आपको बताया था। ऑप्शंस देख लीजिए। अल्प विराम आपको बताना है और इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट करें। ब्रैकेट में एक चिन्ह दिया गया है। इस विराम चिन्ह का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्पविराम, योजक। बहुत ही आसान है, ये तो आप क्वेश्चन करते रहते हैं तो वहाँ पे अक्सर लगा रहता है। तो ये है आपका प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि प्रश्नवाचक दिखता तो ऐसा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है? तो आपको लग रहा होगा अरे इसमें भी क्या बताना है? प्रश्नवाचक तो हम जानते ही हैं कहाँ पे लगता है। अभी मैं आपको बताऊँगा फिर आप बताना क्या आप ये जानते थे? देखिए, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड हों, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्पविराम आएगा और पूरा सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाएगा वाक्य, तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल देखिए यानी उदाहरण देखिए, गोविंद क्या करता है? गोविंद क्या करता है? ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो गोविंद क्या करता है, आप तुरंत से यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लेकिन नहीं गलत है, अभी सेंटेंस तो पूरा नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएँगे, अल्पविराम लगाएँगे। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद फिर से अल्पविराम लगाएँगे, कहाँ रहता है? उसके बाद फिर से अल्पविराम लगाएँगे और फिर लिखते हैं, यह क्यों जानने के इच्छुक हो? यह क्यों जानने के इच्छुक हो। ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस में लिखा हुआ है कि गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह क्यों जानने के इच्छुक हो। तो यहाँ पे हम इच्छुक हो यानी पूरा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएँगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे सेंटेंस में टुकड़े हैं, गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएँगे, अल्पविराम लगाएँगे। ठीक है? इतनी बात क्लियर है आपको और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब स्थिति अनिश्चित हो तब भी हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आएगा, आप शायद मथुरा में रहने वाले हैं। आप शायद मथुरा में रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कोई क्या, क्यों, क्यों, कैसे ऐसा तो कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जब अनिश्चित स्थिति हो। इसके अलावा व्यंग्योक्ति की स्थिति में भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं जब हमें व्यंग देना होता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल उदाहरण, आतंकवाद ही सर्वश्रेष्ठ जनसेवा है। आप बताइए क्या आतंकवाद वाक़ई में सर्वश्रेष्ठ जनसेवा है? नहीं ना, यहाँ पर व्यंग्य यानी मज़ाक किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। आतंकवाद ही सर्वश्रेष्ठ जनसेवा है। है ना? इस तरीके का सेंटेंस है।
तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं, इनको आप नोट डाउन करिएगा। नोट बना कर के आप लिखिए कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हों, वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता। अभी तक आप जैसे ही देखते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द आपने देखे, तुरंत आप क्वेश्चन मार्क समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ, इसमें आप एक नोट बना कर के नोट करिए कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हों, वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ इसका, भारत की राजधानी बताओ, भारत की राजधानी बताओ। अब आपको तो ये लगेगा ना कि राजधानी बताओ, तो ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुरंत आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। नहीं भाई, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाओगे, यानी पूर्ण विराम। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तुरंत क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाएँगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कहीं ऐसा कोई सेंटेंस तो नहीं है कि उसी पे बहुत सारे छोटे-छोटे सेंटेंस डिपेंड हों, जैसा कि हमने पहला देखा। क्या ऐसा तो नहीं कि कोई अनिश्चित स्थिति हो? आप शायद मथुरा में रहने वाले हैं, निश्चित स्थिति तो नहीं है? और जब हम व्यंग की स्थिति होती है, मज़ाक की स्थिति होती है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ नहीं करते हैं? कि जब हम प्रश्न आज्ञा के रूप में पूछते हैं, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी पूर्ण विराम लगाते हैं। भारत की राजधानी बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है? बाकी एक पॉइंट और है इसमें, जो कि आपको ये भी समझना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह तब नहीं लगाया जाता, उसको मैं क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछूँगा, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा दिखता है, ये तो आप बचपन से जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कहाँ-कहाँ किया जा सकता है, वो आपने समझ लिया, ठीक है? अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, बताइए इसके बाद आप कौन-सा यहाँ पे चिन्ह लगाएँगे? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आप अपने मन में सोचिए, कॉपी पे नोट करिए, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ पे कौन-सा चिन्ह लगेगा? बताइए। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें तो क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पे तो तुरंत मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, यानी प्रश्नवाचक लगा दूँ। लेकिन गलत, यहाँ पे लगेगा पूर्ण विराम। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी प्रश्न आज्ञा के रूप में पूछते हैं, तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। दूसरा, आपको नोट में ही लिखना है कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की तरह इस्तेमाल होते हैं, वहाँ प्रश्नवाचक इस्तेमाल नहीं किया जाता। याद रखेंगे कि जब वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की तरह इस्तेमाल होते हों, वहाँ पे प्रश्नवाचक इस्तेमाल नहीं किए जाते। जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ पे संबंध के रूप में हमने क्या किया है, शब्द का इस्तेमाल किया है क्या का। इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, यानी पूर्ण विराम लगेगा, ना कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आपको समझ में आ गया? आपने बस यही शुरुआत में शायद आपने यही जाना होगा कि जब हम ऐसे शब्द देखते हैं क्या, क्यों, कैसे, है ना, क्यों, ऐसे शब्द जैसे ही देखे आपने तुरंत वहाँ पे क्वेश्चन मार्क समझ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम आपको बताना है। बहुत ही आसान आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं प्रश्नवाचक, अल्पविराम, पूर्ण विराम, विस्मय बोधक। बताइए। कोष्ठक में जो दिया गया है, वो विस्मय बोधक चिन्ह है। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि विस्मय बोधक, इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है। देखिए, विस्मय बोधक को हम जब किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तब हम विस्मय बोधक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, हे प्रभु, हम पुकार रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु। तो यहाँ पे हमने विस्मय बोधक का इस्तेमाल कर लिया। हे प्रभु इसका भला करो, तो हे प्रभु के बाद हमने विस्मय बोधक का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे इसका भला करो, इसका भला करो। अब आप सोच रहे होंगे कि भला करो के बाद लगेगा क्या? विस्मय बोधक नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। मैंने बताया कि यहाँ पे हम जब विस्मय बोधक का इस्तेमाल करेंगे, जब हम किसी को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। तो हे प्रभु, इसके बाद हमने विस्मय बोधक का इस्तेमाल कर लिया।
नेक्स्ट अगर देखें मोहन इधर आओ, तो मोहन को हमने पुकारा, बुलाया, है ना? तो मोहन के बाद हम विस्मयबोधक का इस्तेमाल करेंगे। इधर आओ के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है? जब हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो या फिर दुःख हो या फिर घृणा हो या फिर डर हो, इन भावों के सूचक शब्दों के अंत में भी हम विस्मयबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाह! क्या सुंदर दृश्य है। तो इस वाह के बाद भी हम क्या करेंगे? विस्मयबोधक का इस्तेमाल करेंगे। क्या सुंदर दृश्य है। यहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वाह के बाद विस्मयबोधक। हाय! अब मैं क्या करूँ? तो हाय भी हाय, इसके बाद भी हम विस्मयबोधक का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं क्या करूँ? ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने देखा कि हम जब कभी खुशी होती है, शोक होता है या फिर डर होता है, जब ये भाव आते हैं, तो ये शब्दों के बाद हम क्या करेंगे? विस्मयबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। किसी को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, तो उसके बाद भी हम क्या करेंगे? विस्मयबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम क्वेश्चंस के रूप में कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट ओह! इसके बाद यहाँ पे लोप दिया गया है, बहुत कठिन समय आया है। बताना है कि ये ओह के बाद कौन-सा चिन्ह लगेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। ओह के बाद कौन-सा चिन्ह लगेगा? बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं, इसके बाद लगेगा विस्मयबोधक। नेक्स्ट अरे वाह! आपका आगमन तो अरे वाह! इसके बाद डैश दिया हुआ है, बताना है कि अरे वाह के बाद कौन-सा चिन्ह लगेगा? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। विस्मयबोधक, अर्धविराम, दोहरा अवतरण, प्रश्न चिन्ह। यहाँ पे आप चाहें तो सेंटेंस ये समझ सकते हैं कि अरे वाह! आपका आगमन तो बहुत ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विस्मयबोधक। अरे वाह! के बाद हम विस्मयबोधक का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? और आपके ऑप्शंस हैं विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, अल्पविराम। मनोविकार सूचक शब्द, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयबोधक। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा कौन-सा एग्ज़ाम्पल होगा उदाहरण के तौर पे मनोविकार सूचक शब्द कौन से होते हैं? मनोविकार जैसे ओह! उसके बाद आपने लगाया विस्मयबोधक चिन्ह। ओह! ओह के बाद में यहाँ पे जब विकार उत्पन्न हो रहा है तो लिखा हमने मेरा सिर फटा जा रहा है। मेरा सिर फटा जा रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे मनोविकार सूचक शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी हम विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे ओह! ओह के बाद हमने विस्मय बोधक चिन्ह। नेक्स्ट किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और तिर्यक चिन्ह। बहुत ही आसान है ये। जब कोई सेंटेंस या कोई वाक्य लिखा रहता है, तो उसमें से किसी भी शब्द के नीचे या उपवाक्य के नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं, उसकी विशेषता दिखाने के लिए। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर होगा अधोरेखा चिन्ह। वो होती है अधोरेखा चिन्ह। उस उपवाक्य की या पद की विशेषता बताने के लिए वो लाइन खींची जाती है। नेक्स्ट निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन-सा है? मैंने आपको बता दिया कि निर्देशक चिन्ह कैसा दिखता है और ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए। निर्देशक चिन्ह आपको बताना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्देशक चिन्ह ये होता है। अब निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर किया जाता है, ये बात समझने वाली है। जैसे हम कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जब नाटकों में संवाद होता है, तब हम निर्देशक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
मनसा बेटी, किसी ने संवाद किया मनसा बेटी, तो मनसा के बाद हमने यहाँ पे ये जो चिन्ह लगाया, ये निर्देशक चिन्ह है। याद रखेंगे योजक चिन्ह भी इसी प्रकार का दिखता है, बट यहाँ पे ये अंतर है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है? मनसा बेटी, तो मनसा बेटी के बीच में हमने क्या किया? निर्देशक चिन्ह लगाया। मनसा बेटी और उसके बाद में यहाँ पर कॉमा लगाएँगे। यदि तू जानती मणिमाला क्या? यदि तू जानती मणिमाला, और उसके बाद फिर से यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है और लिखा है क्या? के बाद क्वेश्चन मार्क। हमने देखा कि यहाँ पे मनसा बेटी के बाद भी निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है और मणिमाला के बाद भी निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, तो वहाँ पर भी हम इस निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 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 अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें कि यदि आज अटल बिहारी जीवित होते, तो हमारे देश की जो सड़कें हैं ना, वो और ज़्यादा अच्छी होती। जैसे यदि आज अटल बिहारी जीवित होते, तो जीवित होते के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएँगे? निर्देशक चिन्ह लगाएँगे और उसके बाद लिखेंगे अब। पर अब तो ज़िंदा नहीं है ना, तो पर अब, यहाँ पे हम अब के बाद कंप्लीट कर देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि जब हम कभी नाटकों में संवाद की बात करते हैं, तब भी हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाती है, तब भी हम निर्देशक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे महामना मदन मोहन मालवीय, इसके बाद में यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगेगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो आप समझ लीजिएगा ये नीचे जो मैं लिख रहा हूँ ये सीधा है। निर्देशक चिन्ह के बाद ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। फिर उसके बाद निर्देशक चिन्ह लगा करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत की महान विभूति थे। भारत की महान विभूति। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जब किसी वाक्य के भीतर कोई वाक्य और जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर भी हम निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। महामना मदन मोहन मालवीय, उसके बाद निर्देशक चिन्ह ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उसके बाद निर्देशक चिन्ह भारत की महान विभूति थे। बात क्लियर है? इसके अलावा किसी कविता या रचना के अंत में रचनाकार का जब नाम लिखते हैं, तो निर्देशक चिन्ह के साथ ही लिखते हैं। जैसे सुनत बचन कह पवन कुमार, ये जो वाक्य है, सुनत वचन कह पवन कुमार, ये है गोस्वामी तुलसीदास का। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सुनत बचन कह पवन कुमार, इसके बाद में यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और लिखेंगे तुलसीदास, क्योंकि ये तुलसीदास का है। ठीक है? समझ में आ गया कि निर्देशक चिन्ह हम कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको जो पॉइंट्स हैं इसमें बता दिए हैं। निर्देशक चिन्ह कैसा दिखता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। योजक चिन्ह जैसा ही दिखता है ये भी, ठीक है? बट इसके अर्थ अलग होते हैं। थोड़ा-सा लंबा हम कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपको बताना है ब्रैकेट यानी कोष्ठक में जो विराम चिन्ह दिया गया है, इसका नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं योजना विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, निर्देशक चिन्ह। बताइए। यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है, ये है आपका अर्धविराम। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अर्धविराम का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है। जब किसी प्रधान उपवाक्य पर अनेक वाक्य यानी उपवाक्य आश्रित होते हैं, तब हम अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। इस सेंटेंस में आप देखेंगे, यहाँ पर बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है अर्धविराम। तो देखिए कैसे? सूर्योदय हुआ, इसके बाद में हमने यहाँ पे अर्धविराम इस्तेमाल किया क्योंकि सूर्योदय हुआ, उसके बाद विराम, उसके बाद अंधकार दूर हुआ,
अंधकार दूर हुआ। इसके बाद फिर से हमने अर्धविराम का इस्तेमाल किया। पक्षी चहचहाने लगे। लगे। इसके बाद फिर से हमने यहाँ पे अर्धविराम इस्तेमाल किया। और मैं प्रातः और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। ठीक है? इसके बाद पूर्ण विराम। अर्धविराम हमने लगाया, सूर्योदय हुआ, उसके बाद अंधकार दूर हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। और लगा रखा है तो हम यहाँ पे अर्धविराम हटा देते हैं। और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। तो यहाँ पर भी हम अर्धविराम का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रधान वाक्य है, उसी पर छोटे-छोटे उपवाक्य हमारे आश्रित हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, तो उपाधियों को एक साथ लिखने और उसमें पृथक करने के रूप में हम इस अर्धविराम का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे डॉक्टर जब आप लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर का नाम होता है, उसके आगे उसकी डिग्रियाँ लिखी रहती हैं। अब डिग्रियों को किस प्रकार लिखा जाता है, आज आप सीख लीजिए कि प्रॉपर तरीका वही है लिखने का, ठीक है? हिंदी में, ख़ासकर हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर लिखा हुआ है, मान लीजिए मेरा ही नाम है रणधीर सिंह। इसके बाद डिग्रियाँ लिखी हुई हैं जैसे एमबीबीएस, ठीक है? एमबीबीएस के बाद अगर आपको हिंदी में लिखना है प्रॉपर तरीके से, तब आप यहाँ पे एक अर्धविराम इस्तेमाल करेंगे ये वाला और फिर उसके बाद लिख देंगे एमडी। उसके बाद फिर और डिग्री अगर मेरे पास में है, जैसे कि एक और अर्धविराम लगाएँगे और फिर लिख देंगे डीएम। डीएम का मतलब होता है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और यहाँ पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के बाद ही डीएम की डिग्री होती है। माना जाता है कि ये सबसे बड़ी डिग्री एक मेडिकल लाइन में होती है और 2 साल की ये डिग्री है। तो आप यहाँ पे डिग्रियों के नाम के बीच में यहाँ अर्धविराम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक प्रॉपर तरीका है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे उनके नाम के आगे इस तरीके के शब्द नहीं देखते हैं। रीज़न कि वो इंग्लिश में लिख देते हैं और इंग्लिश में इनका इस्तेमाल नहीं होता। हिंदी में हम लोग इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो प्रॉपर तरीका यही है। हम तो व्याकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखें कि अर्धविराम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो वहाँ जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, वे उन्हें फल देते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ और ये दोनों अर्थ जो है, वो विपरीत प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए इनके बीच में अर्धविराम इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, वे उन्हें फल देते हैं। अब यहाँ पे वे से पहले हम यहाँ पे एक अर्धविराम लगाएँगे, ठीक है? जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं और यहाँ पे देखिए इसका और यहाँ पे विपरीत अर्थ मिल रहा है। जो पेड़ों को पत्थर मार रहा है, तो वही पेड़ तो उसको मार देना चाहिए ना पेड़ को, मतलब वो पेड़ उस आदमी को मार देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वो इन्हें फल देते हैं। यहाँ पे जो अर्थ है वो विपरीत है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक अर्धविराम का इस्तेमाल किया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अर्धविराम से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो इनसे ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। बराबर विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है कहाँ पर? विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, अल्पविराम, संयोजक चिन्ह। बताइए कहाँ पर होता है इसका? ये जो चिन्ह है, जिसको हम राइट आंसर इसका होगा, बताइए? इसका राइट आंसर होगा तुल्यता सूचक। ये जो चिन्ह है, ये तुल्यता सूचक चिन्ह ही तो है। जैसे जैसे आप देखिए, जब हम बताते हैं आपको कि वह बहुत शिक्षित है और शिक्षित का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए तुल्यता सूचक चिन्ह भी हमने लगा दिया। यहाँ का मतलब होता है पढ़ा-लिखा, वही तो शिक्षित है। या फिर 3 प्लस 3, यहाँ पर भी तुल्यता सूचक चिन्ह लगाएँगे और यहाँ पे लिख देंगे 6। या फिर भानु एक पर्यायवाची है और ये किसका है? सूर्य का। यहाँ पर भी हम तुल्यता सूचक चिन्ह लगा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुल्यता सूचक। नेक्स्ट चिन्ह है, ये चिन्ह आपको बताना है ये कौन-सा चिन्ह है? लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह और टीका सूचक चिन्ह। बताइए। तो ये है हमारा लोप सूचक चिन्ह। अब ये लोप सूचक चिन्ह कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? तो देखिए,
लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं या फिर ये वाला। ये भी लगा सकते हैं या फिर ये वाला। एग्ज़ाम्पल उदाहरण, तुम्हारा सब काम करूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे ये लगा लिया, बोलो माँ। तो यहाँ पे ये जो लग रहा है ये लोप सूचक चिन्ह लग रहा है ये। तुम्हारा सब काम करूँगा, बोलो माँ। तुम शहर छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? बोलो। दूसरा उदाहरण है, तुम शहर छोड़कर चले तो नहीं जाओगे। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और फिर बोलो। बोलो के बाद फिर लोप सूचक चिन्ह। हमने देख लिया कि लोप सूचक चिन्ह कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। इस वाक्य में कौन-सा चिन्ह लगा है? और आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह? बताइए। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो ये लगा हुआ है हमारा उद्धरण चिन्ह। ये क्या होता है और कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल होता है, के बारे में थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। इसको हम अवतरण या फिर जैसा कि यहाँ पे उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है, ये भी कहते हैं या फिर उपविराम चिन्ह भी कहते हैं। उपविराम चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों हम बताना चाहते हैं, तो कथन के दोनों तरफ इसका प्रयोग होता है। जब किसी की बात को हम ज्यों का त्यों बताना चाहते हैं, तो जो कथन हम लिखते हैं, उसके दोनों तरफ हमें इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। इकहरा कब इस्तेमाल होता है? जब किसी कवि का नाम, उपनाम या फिर पुस्तक का नाम या फिर लेखक या कविता का शीर्षक हमें लिखना हो, तब हम इस उद्धरण इकहरा का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इकहरा, हमने बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, दोहरा और इकहरा कैसा दिखता है ये भी मैंने आपको बताया था, ये इस प्रकार का दिखता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक निर्देशक चिन्ह लगाया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, अब ये जो कवि का नाम है, ये लिखा हुआ है और ये किसके कवि हैं? ओज के कवि। तो ओज के कवि हैं, तो इससे पहले हमने ये वाला एक कॉमा लगा दिया, ठीक है? इकहरा है ये, इसी को हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इकरा हमने कवि के नाम से पहले लगा दिया। दूसरा है दोहरा। दोहरा कहाँ लगता है? वाक्य को ज्यों का त्यों जब हमें लिखना होता है, तब हम दोहरा लगाते हैं। जैसे महावीर स्वामी ने कहा, महावीर ने कहा, ये देखिए अब यहाँ पे लगेगा दोहरा। अहिंसा परमो अहिंसा परमो धर्मः। यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो मैंने बताया कि सेंटेंस से शुरू में और लास्ट में दोनों तरफ लगा करके उसको क्लोज़ कर देते हैं। जैसा का जैसा बोला हो, वैसा हमें ये प्रतीत होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे उद्धरण या फिर अवतरण या उपविराम चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकरा और दोहरा। इकरा हमारा जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम या लेख या फिर कविता का शीर्षक हमें लिखना हो, तब हम इस चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं। और दोहरा जब किसी की बात को सेम टू सेम लिखना हो, जैसा कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। तो यहाँ पर भी हमारा क्या इस्तेमाल किया गया है? दोहरा। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल दिया कि अहिंसा परमो धर्मः, ये महावीर स्वामी ने कहा है। जैसा कहा वैसा मैंने आपको बताया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोहरा अवतरण चिन्ह इस्तेमाल किया है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन-सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से बताइए कि कौन-कौन सा एकदम शुद्ध है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे।
सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। अब आप इसमें देखिए कौन-सा एकदम सही है, बताइए? अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, सोचिए और फिर उसके बाद इसको प्ले कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है? जो कि देखिए सभी एक साथ चिल्ला उठे, उसके बाद हमने यहाँ पे एक कॉमा लगाया है और उसके बाद जैसा कहा वैसा का वैसा हमने यहाँ पे लिखा है, इसलिए हमने यहाँ एक ये इन्वर्टेड कॉमा ल में इसको बंद कर दिया, हम भी चलेंगे। इसलिए ये बिल्कुल सही है और उसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया। तो प्रॉपर यही है, आपको याद रखना है कि इस इन्वर्टेड कॉमा से पहले हम एक ये वाला भी लगाएँगे कॉमा, ये याद रखेंगे आप। कहीं आपको देखो दे रखा हो जैसा कि यहाँ पे अधूरा है, यहाँ पे भी अधूरा है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि यहाँ पे ये ना लगाता, ये कॉमा वाला ना लगाता, ठीक है? तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। ऑप्शंस देखिए और जवाब दीजिए। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो, सुनो, वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें प्रयोग जो उचित रूप से नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। रीज़न यहाँ पे प्रिय महाशय के बाद आपको क्या लगता है कहाँ गलती है इसमें? तो देखिए आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल सही है, जहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए वहाँ पर ही पूर्ण विराम है। 2 सेंटेंसेस हैं, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, पूर्ण विराम, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। वह दूर से, यहाँ पे देखिए कॉमा लगाया वह दूर से चूँकि यहाँ पे थोड़ा ठहराव हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक कॉमा लगाया, वह दूर से आ रहा है, उसके बाद पूर्ण विराम लगाया, ये भी बिल्कुल सही है। सुनो, सुनो, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि विस्मय बोधक का इस्तेमाल जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सुनो, सुनो, यहाँ पे सुनो, सुनो यानी बुलाने की बात हो रही है ना, सुनो, सुनो, उनको पुकारा जा रहा है, तभी हमने यहाँ पे एक विस्मय बोधक का इस्तेमाल किया है। सुनो, सुनो, उसके बाद में पूर्ण विराम का। लेकिन यहाँ आप देखें तो प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि विस्मय बोधक का इस्तेमाल जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, उसके बाद हम विस्मय बोधक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ विस्मय बोधक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोमा लगाया है तो इसलिए ये गलत है। ठीक है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, उपर्युक्त में से कौन-सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? हमने बहुत सारे विराम चिन्ह पढ़े हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसे-ऐसे दिखते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है। लेकिन ऐसा कौन-सा इनमें से एक चिन्ह है जो कि हमने पढ़ा ही नहीं है? वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमने नहीं पढ़ा उपदेशक। उपदेशक एक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता। देखिए वैसे तो हमने यहाँ पर लगभग सभी चिन्हों का हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिनको हमने एमसीक्यूज़ के माध्यम से नहीं किया है। वो कौन-कौन से हैं? थोड़ा-सा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और हमारा यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमने किस-किस का जो डिस्कस नहीं किया एमसीक्यूज़ के माध्यम से, एक तो है अल्पविराम। अल्पविराम आप सब जानते हैं कैसा होता है? ऐसा। अल्प विराम का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है? तो देखिए, संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है, उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण क्या है? जैसे, जोगिंदर तुम यहीं बैठो, योगेंद्र तुम यहीं बैठो। तो जोगिंदर के बाद में हम यहाँ पे ये अल्प विराम लगाएँगे। तुम यहीं बैठो, ठीक है? अल्पविराम लगा कर के हमने इसको क्या किया? संबोधित किया जोगिंदर को, तुम यहीं बैठो। इसके बाद में हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा जोगिंदर के अलावा हम अगर देखें, जब हाँ या ना को शेष वाक्य से अलग किया जाता है, तो उसके बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे, नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊँगा। कौन-सा एग्ज़ाम्पल? नहीं, तो नहीं को हमने अलग कर दिया, इसीलिए यहाँ पे हमने एक अल्पविराम लगा लिया, नहीं के बाद। मैं आज खाना नहीं खाऊँगा। मैं आज खाना नहीं खाऊँगा। नहीं, मैं आज नहीं खाना खाऊँगा।
तो नहीं हमने जब बोला तो उसके बाद में हमने एक अल्पविराम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे होता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जब पर, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि इस शब्द का इस्तेमाल होता है ना, तब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अल्पविराम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे वह अपनी ड्यूटी पर नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। वह अपनी नौकरी या ड्यूटी नौकरी पर नहीं जा सका। इसके बाद में हमने यहाँ क्या किया, एक अल्पविराम लगाया क्योंकि वह बीमार था। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है? और हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अल्पविराम का? जब उदाहरण से पूर्व अल्पविराम का प्रयोग होता है। उदाहरण से पूर्व जैसे कैसे? जैसे राधा ने श्याम से कहा, "तुम स्कूल जाओ।" तो उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे राधा ने श्याम से कहा, "तुम", तो कहा के बाद में हमने यहाँ पे अल्पविराम लगा लिया और तुम स्कूल जाओ। और चूँकि सेम टू सेम ऐसा ही कहा था और ऐसे ही हमने आपको बताया, तो यहाँ पे इन्वर्टेड में इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे था राधा ने श्याम से कहा, तो यहाँ हमने एक अल्पविराम लगाया, जैसा कि हमने एक ऑप्शन भी आपको दिया था। अल्पविराम के बाद हमने यहाँ इन्वर्टेड में इसको बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे करके बताया जा रहा है। ठीक है? समय सूचक शब्दों को अलग करने के लिए भी हम अल्पविराम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कल गुरुवार, कल गुरुवार, और दिनांक 20 मार्च से से स्कूल खुलेंगे। इस तरीके का आपको एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है। कल गुरुवार के बाद में हमने क्या किया, एक अल्पविराम का इस्तेमाल किया। दिनांक 20, तो गुरुवार के बाद में अल्पविराम, उसके बाद दिनांक 20 मार्च से स्कूल खुलेंगे। तो अल्पविराम का इस्तेमाल हम इन-इन जगहों पर करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे इससे संबंधित अल्पविराम से, तो आप उसको बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके अलावा हमने किसके बारे में और बात नहीं की है, वो भी मैं आपको बता दूँ। अल्पविराम के अलावा हमने बात नहीं की है एमसीक्यूज़ में, तो वो है विवरण चिन्ह। शायद हमने विवरण चिन्ह के बारे में बात नहीं की है। तो विवरण चिन्ह कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, विवरण चिन्ह। जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का। जैसे हमारे जो पुरुषार्थ हैं ना, वो 4 हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं, 4 हैं। इसके बाद में हम ये विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ये और कौन-कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष, और उसके बाद में पूर्ण विराम। तो मैंने बताया आपको कि विवरण चिन्ह का इस्तेमाल हम वहाँ भी करते हैं जब किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, उसका विवरण देने के लिए हम वाक्य के अंत में इस विवरण चिन्ह को लगा करके वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है? और अगर एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, उदाहरण आपको दूँ, तो निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं? एक विवरण चिन्ह लगा देते हैं। जैसे निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, और उसके बाद में एक विवरण चिन्ह, और विवरण चिन्ह के बाद में कौन-कौन से, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वहाँ पे हम ऐसा चिन्ह विवरण देखते हैं। सर्वनाम, ठीक है? विवरण चिन्ह भी आपको समझ में आ गया। एक और हमने डिस्कस नहीं किया था, हंस पद, जिसको हम त्रुटि विराम भी कहते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हंस पद।
या फिर त्रुटि विराम। और त्रुटि विराम कैसा होता है? ऐसा। जैसे इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, जब हमसे कोई चीज़ छूट जाती है, गलती हो जाती है, विस्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं, उसके लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर इस शब्द का वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण, मुझे आज जाना है। जैसे मैंने लिखा, मुझे आज जाना है। लेकिन मुझसे गलती हुई कि मुझे आज कहाँ जाना है ये लिखना मैं भूल गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऐसे करके एक हंस पद या त्रुटि विराम लगा दूँगा और ऊपर लिख दूँगा जो मुझसे गलती हुई है, क्या हुई है कि मुझे आज जाना है, मान लो कि मुझे अब दिल्ली जाना है। तो दिल्ली रह गया था, तो दिल्ली मैंने ऐसे करके चिन्ह लगाया और ऊपर दिल्ली लिख दिया। तो अब ये सही हो गया, ये पहचान हो गई कि ये मुझसे पहले त्रुटि हुई थी और इस त्रुटि को मैंने सुधारा और ऊपर लिखा दिल्ली। तो मतलब मुझे आज दिल्ली जाना है, ये मैं लिखना चाहता था। इसके अलावा हमने एमसीक्यूज़ में जो डिस्कस नहीं किया, वो था संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण चिन्ह। और संक्षेपण चिन्ह कैसा होता है? ये, ऐसा होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस संक्षेपण चिन्ह को हम लाघव चिन्ह भी कहते हैं। लाघव चिन्ह। इसका इस्तेमाल देखिए कैसे होता है। जब आप लिखते हैं ना संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र संघ, तो वहाँ पे हम संयुक्त के नीचे यहाँ पे ऐसे सा बना देते हैं और ये लिख देते हैं। और राज्य के आगे हम ऐसे बनाते हैं और संक्षेपण चिन्ह लिख देते हैं। और संघ के आगे यहाँ पे ऐसे स बनाते हैं और ये संक्षेपण चिन्ह लिख देते हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम न लिख करके हम यहाँ पर लिख देते हैं मोहन और एक लाघव चिन्ह और उसके बाद करमचंद, उसके बाद फिर लाघव चिन्ह क के बाद और गांधी पूरा लिख दिया। ठीक है? मोहनचंद करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और जैसे डॉक्टर हम लिखते हैं, तो डॉक्टर ना लिख करके हम लाघव चिन्ह का ही इस्तेमाल करते हैं, ये लाघव चिन्ह। तो डॉक्टर लिख दिया, हालाँकि ये होता तो ये वाला है ना, तो हम इसको पूरा ना लिख करके लाघव या संक्षेपण चिन्ह लिख देते हैं डॉक्टर। ठीक है? इसके अलावा हमने और क्या नहीं डिस्कस किया था? इतिश्री, समाप्ति चिन्ह। समाप्ति चिन्ह आप जानते हैं कि जब किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति होती है, तो हम ये वाला चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ग्रंथ या फिर अध्याय की समाप्ति होती है, तो हम इस चिन्ह को इस्तेमाल कर देते हैं और इसका नाम होता है इतिश्री या फिर समाप्ति। ठीक है? और बाकी मैंने आपको लगभग सभी बता ही दिए हैं। विकल्प चिन्ह हो या फिर कॉमा हो, सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये सभी चिन्ह आपको समझ में भी आ गए होंगे और आपने बहुत बारीकी से इनके नोट्स भी बना लिए होंगे। मेरी तरफ से ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। आप चाहें तो किसी भी बुक से इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। मेरी कोशिश रही है कि आपको इसमें हर एक चिन्ह को समझा सकूँ। अगर फिर भी कोई ऐसा चिन्ह है जो आपको लगता है मैंने यहाँ छोड़ा है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ठीक है? बाकी मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और जो मैंने आपको समझाया वो भी समझ में आया होगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय एंड टेक केयर।